नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण किया पेश। वित्त वर्ष 2026-27 में विकास दर 6.8 से 7.2% बढ़ने का अनुमान। कृषि और संबंधित सेवाओं में 3.1% वृद्धि की जताई उम्मीद। औद्योगिक क्षेत्र में भी मजबूती के संकेत। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आर्थिक विकास के लिए मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात क्षेत्र पर दिया जोर। कहा, पिछले 11 वर्षों में विदेशी मुद्रा भंडार में हुई दोगुना वृद्धि। बैंकों में एनपीए भी कई सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा। आर्थिक सर्वेक्षण पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार की नीतियों के कारण देश में औसत कृषि विकास दर 4% से ऊपर। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े मोदी जी के नेतृत्व में समावेशी को विकास दर्शाता है। यूजीसी के नए इक्विटी रूल्स फिलहाल नहीं होंगे लागू। नए रूल पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को जारी किया नोटिस। शीर्ष अदालत ने बताया गंभीर मामला। एक्सपर्ट्स की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने को कहा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाकर्मियों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़। 2 नक्सली ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद। तलाशी अभियान जारी। एक फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस आधिकारिक दस्तावेज के माध्यम से बीते एक साल की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा पेश किया गया। इकोनॉमिक सर्वे में 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान जताया गया है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत वृद्धि दर बनाए रखी है। आपूर्ति पक्ष में विनिर्माण गतिविधियों में तेजी, मुद्रास्फीति में नरमी आई है। वहीं वित्तीय क्षेत्र की बैलेंस शीट मजबूत बनी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने आर्थिक सर्वेक्षण की प्रमुख जानकारियां साझा करते हुए कहा कि भारत के भविष्य के आर्थिक विकास के लिए मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बीच आर्थिक सर्वेक्षण ये स्पष्ट करता है कि सरकार की आर्थिक नीतियों की प्राथमिकताएं क्या हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि दर इस वित्तीय वर्ष में 7.3% से 7.4% रहने का अनुमान है, जो कि वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। GDP for this financial year is estimated, this is all IMF forecast, may differ slightly from what MOSPI has told us. IMF predicts 7.3% for the year ending March 2026. We have 7.4% from MOSPI, and the fund forecasts 6.4% for the next 2 years, 26-27 and 27-28. You will hear our numbers later. But the important thing is whether it is for the current financial year or the future, our India's growth numbers stand out in comparison to any other part of the world. And that is why we call India a oasis of economic performance in the global scenario. मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि पीपीपी मोड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं लागू की गई हैं। वहीं बीते 11 वर्षों में कार्गो मूवमेंट में औसतन 21% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। Macro fundamentals, inclusive parameters are also backed up by digital and in terms of project execution. If you look at the project approvals by the PPP Appraisal Committee, which was barely less than 9,000 crores in FY23, now it's more than 1 lakh crores, and that too up to November only. The number of operational high-speed corridors in terms of length of kilometers in highways, just 550 kilometers, improved to 5,360 kilometers, and that too only up to December. The commissioning of railway networks from 1,500 to more than doubling to 3,100 plus. Port infrastructure having gone up in terms of cargo handled and the capacity of ports in terms of tonnage
The numbers speak for themselves. Growth rate of freight handled or goods handled by inland water transportation went from 18 million metric tons to 146 in the last 11 years, recording a compounded annual growth rate of 21%. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों को संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण की सराहना करते हुए पीएम ने इसे देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति बताया। पीएम ने विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सभी सांसदों से व्यवधान नहीं, समाधान की भावना से काम करने का आह्वान किया। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आएं, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें। ये है वो संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र पर सभी सांसदों को दिया। सत्र के आरंभ में बुधवार को हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा करते हुए पीएम ने इसे 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति, पुरुषार्थ का लेखा जोखा और आकांक्षाओं को रेखांकित करने वाला बताया। बजट को महत्वपूर्ण बताते हुए पीएम ने दोहराया कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म सरकार की पहचान रही है। जो हमारे टीकाकार रहते हैं साथी, हमारे प्रति पसंद नापसंद का रवैया रहता है और लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है, लेकिन एक बात हर कोई कहता है कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है। योजना फाइलों तक नहीं, लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है और यही हमारी जो परंपरा है उसको हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म एक्सप्रेस में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ाने हैं। पीएम ने कहा कि भारत की डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। 2026 की शुरुआत में ही भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न होने को पीएम ने वर्ष का बहुत सकारात्मक आरंभ बताया। 27 देशों के साथ हुआ ये समझौता हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवान, सर्विस सेक्टर में जो लोग विश्व में अलग अलग जगह पे जाने के उत्सुक हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर के आ रहा है और मुझे पक्का विश्वास है एक प्रकार से कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। पीएम ने कहा कि आत्मविश्वास से भरा भारत आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें खुद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की। इन तस्वीरों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि एक बहुत अच्छी मुलाकात रही। कई अहम मुद्दों पर उनकी राय काबिल तारीफ है। भारत के विकास के लिए उनका जुनून भी उतना ही सराहनीय है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ठीक है, फिर से सो मत जाना, गिर जाओगी किसी दिन। ठीक है। इतनी शक्ति हमें देना दाता। आज फिर लेट हो, खड़ी रहो वहीं पर। अरे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। काहे?
सड़क बन गई। सड़क अरे वाह। दोस्त है मेरी, सड़क ये दोस्त है मेरी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। भारत के सहकार की नई पहचान MCCF, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, देश भर के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। ई संयुक्ति पोर्टल किसानों को MSP पर गारंटीकृत और पारदर्शी खरीद का भरोसा देता है। इस डिजिटल मंच से 42 लाख से अधिक किसान जुड़ चुके हैं, जहां बायबैक अग्रीमेंट मॉडल के तहत सीधी खरीद, गुणवत्ता जांच और समय पर डिजिटल भुगतान होता है। NCCF अरहर, उड़द और मसूर की 100% MSP पर खरीद कर किसानों की मजबूत ढाल बना है। आज ही ई संयुक्ति पर पंजीकरण करें। भारत स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नई दिल्ली में सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन में भारत के नेट जीरो लक्ष्य और वैश्विक ऊर्जा सहयोग पर मंथन हो रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में नई दिल्ली के होटल अशोका में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका और विकसित देशों से नीति निर्माता, ऊर्जा विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। चर्चा का केंद्र पूरे रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम पर है, जिसमें उत्पादन, भंडारण, ट्रांसमिशन, बाजार और उपभोक्ताओं की भागीदारी शामिल है। इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत कुछ कर रहा है। एक तो हमारा सोलर एनर्जी कैपेसिटी बहुत बड़ा है। टोटल रिन्यूएबल का भी हम 50% से ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी रिन्यूएबल हो गया है। हमारा जो कार्बन इंटेंसिटी ऑफ GDP वो भी कम हो गया है। हम जो कमिटमेंट किए थे COP21 पेरिस कॉन्फ्रेंस में, उससे पहले हम उसको अचीव कर सकें। तो इंटरनेशनली ऑल्सो आवर एफर्ट्स आर वेल एक्लेम्ड। सम्मेलन में ऊर्जा संक्रमण को तेज करने के उपायों पर मंथन हो रहा है। नवाचारी वित्तीय तंत्र, नए बिजनेस मॉडल और निवेश को बढ़ावा देने वाले टैरिफ सुधारों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सोलर, पवन, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा के बेहतर एकीकरण के साथ साथ ग्रिड को मजबूत करने के लिए ऊर्जा भंडारण और लचीली उत्पादन क्षमताओं की भूमिका को अहम बताया जा रहा है। ऊर्जा बाजार की ऐसी संरचना पर भी चर्चा हो रही है जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे और उपभोक्ताओं के लिए किफायती हो। Not only about the install capacity, not only about the hard aspect, but we have also taken the soft aspect into account. For example, ethanol blending 20% हो गया है बहुत, और उसमें से फार्मर का इनकम भी बढ़ रहा है। They can use damaged grain and other things also. बाकी जो rooftop solar, सूर्य घर and also our PM हर घर जो बिजली, ये सब में भी काफ़ी लोगों को भी फायदा हो रहा है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है। सम्मेलन से ये उम्मीद की जा रही है कि नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में व्यवहारिक और स्पष्ट रास्ते सामने आएंगे। विभिन्न देशों के अनुभव ऊर्जा संक्रमण को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण देंगे और सहयोग के नए अवसर खोलेंगे। सम्मेलन से प्राप्त निष्कर्ष भारत और दक्षिण एशिया के लिए स्वच्छ, किफायती और नेट जीरो ऊर्जा प्रणाली की दिशा में एक ठोस रोड मैप तैयार करने में सहायक होंगे। नेट जीरो के लक्ष्य की ओर बढ़ते भारत के लिए सम्मेलन न सिर्फ नीतिगत दिशा तय करता है, बल्कि तकनीक, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से
ऊर्जा परिवर्तन को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए भी रास्ता दिखाता है। आने वाले सालों में स्वच्छ, भरोसेमंद और किफायती ऊर्जा व्यवस्था के लिए यह मंथन काफी अहम साबित हो सकता है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ दीपक सिंह रावत, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों के कारण आज देश की औसत कृषि विकास दर 4.4% है। उन्होंने कहा कि 4% से अधिक कृषि विकास दर रहना अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और विकसित, जहां समावेशी विकास हो रहा है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। और आज विशेष कर मैं कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अगर बात करूं तो मुझे ये कहते हुए गर्व है कि उनके परिश्रम, उनकी मेहनत, उनके पसीने के कारण, सरकार के कार्यक्रम और नीतियों के कारण आज हमारे देश की जो औसत कृषि विकास दर पिछले 5 साल की है वो 4.4% रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन 357.73 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 2024-25 में खाद्यान्न का उत्पादन 357.73 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। और ये बढ़ोतरी चावल में अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे बड़े उत्पादक हम बन गए चावल की। चाइना को, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। चावल हो, गेहूं हो, मक्का हो, सरसों हो, मोटे अनाज हो, इनमें अधिक उपज के कारण संभव हुई है। और इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत के सहकार की नई पहचान।